नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हरियाणा के भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत जीता। प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों से कहा, वर्ष भर चलने वाले 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में सक्रिय रूप से भाग लें। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कृषि कानूनों के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को रद्द न होने वाली आरक्षित कोष के रूप में मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने 14 राज्यों को 6,194 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 171 उम्मीदवारों की सूची जारी की। सहयोगी दल भाजपा 20 और पीएमके 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। देश भर में अब तक 2 करोड़ 43 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। और क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी के सेमीफाइनल में कल मुंबई का मुकाबला कर्नाटक से और गुजरात का उत्तर प्रदेश से। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत ने नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। आज देहरादून स्थित राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार उपस्थित थे। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि कैबिनेट मंत्रियों के नामों की घोषणा जल्द की जाएगी। 1 साल में जनता तक वो संदेश लेके जाना है कि 4 साल की हमारी उपलब्धि और मोदी सरकार की उपलब्धि को लेकर जनता तक जाए। आज एक ही शपथ हुआ है और शीघ्र बाकी मंत्रियों के भी शपथ होंगे। इसके लिए बस थोड़ा 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गढ़वाल से लोकसभा सदस्य और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रह चुके श्री तीरथ सिंह रावत राज्य के 10वें मुख्यमंत्री हैं। आज करीब आधा घंटे चली भाजपा विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता के लिए तीरथ सिंह रावत के नाम की घोषणा निवर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की। बाद में पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ तीरथ सिंह रावत राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया। 70 सदस्यीय राज्य विधानसभा में भाजपा के 56 सदस्य हैं। राज्य के नए मुख्यमंत्री श्री रावत फिलहाल पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, जबकि वर्ष 2013 से 2015 तक वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। वे 2012 से 2017 तक उत्तराखंड विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। उन्होंने केंद्र और राज्य में पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। चौबट्टा खाल। हरियाणा विधानसभा में भाजपा जेजेपी सरकार के खिलाफ में आज अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा लाए गए इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 32 वोट और विरोध में 55 वोट पड़े। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हुड्डा ने 27 कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर से ये अविश्वास प्रस्ताव सदन में पेश किया था।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि 90 सदस्यों वाली विधानसभा में इस समय 88 सदस्य हैं, जिनमें भाजपा के 40 और जननायक जनता पार्टी जेजेपी के 10 सदस्य हैं, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस के 30 सदस्य हैं। इसके अलावा 7 निर्दलीय सदस्य हैं, जिनमें से 5 का समर्थन सरकार को प्राप्त है। हरियाणा लोकहित पार्टी के 1 सदस्य का समर्थन भी सरकार को प्राप्त है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपा। बाद में उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे पार्टी में गुटबंदी से निराश हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने स्थिति को सुधारने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। श्री चाको ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नहीं किया गया। केरल से आने वाले श्री चाको पिछले 5 दशक से कांग्रेस से जुड़े थे। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। असम में पहले चरण में कुल 283 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने वालों में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रिपुन बोरा और असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए 250 नामांकन दाखिल किए गए हैं। इस चरण में 5 जिलों के 30 विधानसभा क्षेत्रों में 27 मार्च को मतदान होगा। 12 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन चल रहा है। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार ममता बनर्जी ने आज नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने असम में 3 और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। असम बोंगईगांव जिला प्रशासन ने मतदान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए उपायुक्त एमएस लक्ष्मी प्रिया ने बताया कि जिले में 24 महिला मतदान केंद्र बनाए जाएंगे और इनका संचालन महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। बोंगईगांव एलएसी में हमारा 1,75,329 वोटर्स से इस बार हमने बहुत स्वीप एक्टिविटीज किया है, जिसके कारण मैं मानती हूँ कि इस बार फीमेल वोटर्स की संख्या मेल वोटर्स की संख्या से और ज्यादा है। और इस बार हम 24 लोकेशंस में पोलिंग स्टेशंस में ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशन बनाया है, जो भी एक बड़ा नंबर है, और एक मॉडल पोलिंग स्टेशन भी बनाए हैं। सो टोटली 25 स्पेशल पोलिंग स्टेशन से बोंगईगांव एलएसी में। आंध्र प्रदेश में आज 13 जिलों में 12 नगर निगमों, 71 निकायों और पंचायतों के चुनाव के लिए मतदान हुआ। मतगणना रविवार को होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेरे घेरे आए बदरागन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दिखाई देती है समृद्धि की लहर देश में, गांव-गांव, शहर-शहर, सड़क हाईवेज का फैलता शानदार नेटवर्क, बैंक, सरकारी कामकाज, छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज, यहाँ तक कि छोटे बड़े व्यापारियों में भी डिजिटल भारत की कामयाबी के बढ़ते कदम। विश्व स्तरीय शिक्षा, आधुनिकतम स्वास्थ्य, घर घर बिजली पानी और स्वच्छ भारत का संकल्प, अंतरिक्ष में सफलता के 23 कदम और सीमाओं के लिए आधुनिकतम सुरक्षा उपकरण। कोरोना महामारी में जूझते हुए भी आर्थिक क्षेत्र में हर ओर तरक्की के रंग। समाज के हर वर्ग को खुशहाल बनाने की ढेरों योजनाएं और पहल।
और इस समृद्धि को पोषित करता है आपका आर्थिक योगदान यानी अग्रिम आयकर। अपने अग्रिम आयकर की चौथी किस्त 15 मार्च तक जमा करें। यदि TDS या TCS के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है तो अग्रिम आयकर जमा करना अनिवार्य है। राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि में अपना योगदान दे प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। ये आकाशवाणी है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने में एक दिन शेष बचा है। ऑल इंडिया अन्ना DMK ने आज अपने उम्मीदवारों की साझा सूची जारी की। इस चुनाव में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी 171 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 20 सीटें मुख्य सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को दी गई हैं तथा 23 सीटें PMK पार्टी को आवंटित की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। श्री मोदी आज संसद भवन परिसर में आयोजित भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पार्टी सांसदों ने कोविड महामारी से निपटने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। बैठक के दौरान भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि हाल ही में हुए चुनाव में पार्टी की जीत श्री मोदी के नेतृत्व में लोगों के विश्वास को दर्शाती है। संसद के दोनों सदनों में कृषि सुधार कानून के विरोध में विपक्षी दलों के हंगामे के बीच कुछ विधेयकों को पारित कर दिया गया। विपक्षी दल नियम 267 के तहत कृषि सुधार कानून पर चर्चा कराने के लिए जोर दे रहे थे। दोनों सदनों की बैठक बार बार स्थगित किए जाने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। अब दोनों सदनों की बैठक सोमवार को सुबह 11 बजे शुरू होगी। संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान द्वितीय संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। लोकसभा ने इसे आज पारित किया। राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। ये विधेयक पिछले वर्ष 30 दिसंबर को राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। संसद ने मध्यस्थता संशोधन विधेयक 2021 भी पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने पारित किया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय मध्यस्थता परिषद में और लचीलापन लाना तथा संस्थागत मध्यस्थता को प्रोत्साहन देने में सहयोग करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को मंजूरी दे दी है। वित्त विधेयक 2007 के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की राशि से ये कोष बनाया गया है। इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में किफायती सेवाएं और संसाधन उपलब्ध होंगे। इस कोष की राशि वित्त वर्ष के साथ समाप्त नहीं होगी। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि की राशि वित्त वर्ष के साथ समाप्त नहीं होगी बल्कि यथावत रहेगी। इस राशि का उपयोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाओं में किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का इस्तेमाल स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों में आपातकालीन और आकस्मिक विपत्ति काल में तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए किया जा सकेगा। इस राशि का उपयोग ऐसे किसी अन्य भावी कार्यक्रम या योजना में किया जा सकेगा जिसका लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति हासिल करना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत तय लक्ष्यों को प्राप्त करना है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का संचालन स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा। किसी भी वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य मंत्रालय की इन योजनाओं का व्यय प्रारंभिक तौर पर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि से और बाद में सकल बजट सहायता से लिया जाएगा। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र ने आज 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,194 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस किस्त को जारी करने के साथ ही चालू वित्त वर्ष में पात्र राज्यों को पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में कुल 74,340 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार इसके साथ ही इस वर्ष इस अनुदान के लिए वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि 100% जारी कर दी गई है। इस अनुदान को प्राप्त करने की राज्यों की पात्रता और अनुदान की मात्रा का निर्धारण आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों के राजस्व और व्यय के मूल्यांकन के बीच अंतर के आधार पर किया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ओडिशा में जंगल में आग की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए 3 सदस्यीय दल का गठन किया है। ये विशेषज्ञ दल राज्य सरकार को जंगल की आग की घटनाओं पर काबू पाने में सहयोग करेगा। ये दल जल्द ही ओडिशा का दौरा करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड बनाने का अभियान शुरू कर दिया है।
हमारे संवाददाता ने बताया कि इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ये अभियान आज से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेगा। इस अभियान के तहत उन लोगों के आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड मुफ्त बनाए जाएंगे जिन्हें अब तक ये कार्ड नहीं मिले हैं। आयुष्मान गोल्डन कार्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, पंचायत भवनों, आंगनवाड़ी केंद्रों और यहाँ तक कि सरकारी राशन की दुकानों पर भी बनाए जाएंगे। इस अभियान का मकसद गोल्डन कार्ड बनाने की रफ्तार को तेज करना और इसके फायदों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। हाल ही में राज्य के मुख्य सचिव ने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की समीक्षा की थी और कहा था कि राज्य में अभी भी 1 करोड़ 26 लाख परिवारों को गोल्डन कार्ड दिया जाना बाकी है। अब तक प्रदेश में 1 करोड़ 20 लाख लाभार्थियों को ये कार्ड दिए जा चुके हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने आज वर्चुअल माध्यम से 2 तकनीकी केंद्र और 3 विस्तार केंद्रों का उद्घाटन किया। तकनीकी केंद्र विशाखापत्तनम और भोपाल में, विस्तार केंद्र श्रीनगर, जयपुर और नागौर में बनाए गए हैं। मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में प्रतिस्पर्धा लाने के उद्देश्य से इन केंद्रों का विकास किया है। तकनीकी केंद्रों में 16,000 से अधिक विद्यार्थी वार्षिक रूप से प्रशिक्षण ले सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और सऊदी अरब नीतिगत सहभागिता परिषद के कार्यों की समीक्षा की और उसके काम पर संतोष व्यक्त किया। ये परिषद 2019 में गठित की गई थी। प्रधानमंत्री ने भारत में सऊदी निवेश और व्यापार बढ़ाने की इच्छा जताई। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में सऊदी निवेशकों के लिए अवसरों का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से स्वामी चिदभवानंद जी की ई भागवत गीता का शुभारंभ करेंगे। इसकी 5 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। स्वामी जी तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली में श्री रामकृष्ण तपोवन आश्रम के संस्थापक हैं। उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं में 186 पुस्तकें लिखी हैं। श्रीमद् भगवत गीता पर मीमांसा उनकी प्रमुख पुस्तकों में शामिल है। तमिल भाषा में गीता पर उनकी टीका 1951 में और अंग्रेजी में 1965 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक का तेलुगु, उड़िया और जर्मन तथा जापानी भाषा में भी अनुवाद किया जा चुका है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शिवरात्रि के अवसर पर कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा त्योहार हेरात हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महाशिवरात्रि, जिसे कश्मीर में हेरत के नाम से जाना जाता है, को आज कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा पूरे जम्मू कश्मीर में हर्षोल्लास के साथ वटकनाथ पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए बहुत महत्व रखता है, जो इसे देवी पार्वती और भगवान शिव के विवाह के रूप में मनाते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी पंडित समुदाय को हेरत महोत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में आशा व्यक्त की है कि त्योहार सुख और समृद्धि प्रदान करें और आने वाले समय में सबों की आकांक्षाएं पूर्ण हो। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे।
अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दे पर लोकसभा में आज कांग्रेस सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल भी बाधित रहा। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:30 बजे कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस सदस्यों का शोर शराबा जारी रहा। सदन में कांग्रेस की नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम सुबह से देश के किसानों की व्यथा को व्यक्त करना चाहते हैं। देश भर में लाखों की संख्या में किसान परेशान हैं, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस दौरान कांग्रेस सदस्यों ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी की। हंगामे के बीच ही पीठासीन सभापति मीनाक्षी लेखी ने रेल मंत्रालय से जुड़ी अनुदान की मांगों पर चर्चा शुरू कराई। भाजपा के रामकृपाल यादव ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि रेलवे देश की जीवन रेखा है। कोरोना काल में 13 लाख कर्मियों के रेल परिवार ने जिस तरह से योगदान दिया वो सराहनीय है। हालांकि कांग्रेस सदस्यों के हंगामे के कारण पीठासीन सभापति ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12:30 बजे कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने आवश्यक दस्तावेज सभा पटल पर रखवाए। इस दौरान अग्रवाल ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में फैसला किया गया है कि शुक्रवार को सभा की बैठक नहीं होगी। कल 11 मार्च को महाशिवरात्रि होने के कारण संसद में अवकाश है। ऐसे में अब लोकसभा की बैठक सोमवार सुबह 11 बजे होगी। कांग्रेस सदस्यों का शोर शराबा जारी रहने पर पीठासीन सभापति ने सदन की कार्यवाही 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होने के साथ ही कांग्रेस के सदस्य कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि आपके कार्य स्थगन प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं किया गया, फिर भी शोर शराबा कर रहे हैं। उन्होंने हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल को आगे बढ़ाया। सदन में स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहने पर ओम बिड़ला ने करीब 11:30 बजे सभा की बैठक दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। हंगामे के बीच ही सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन अधिनियम 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके माध्यम से संबंधित कानून की समय सीमा को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया है। ये विधेयक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन अध्यादेश 2020 का स्थान लेगा। श्री पुरी ने बताया कि जनता के बीच ये धारणा है कि कुछ राजनीतिक दलों के नेता सत्ता में रहते हुए कॉलोनियों को नियमित करने में विलंब कर रहे हैं। उन्होंने किसी दल का नाम लिए बगैर कहा कि इससे पहले किसी सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। राज्यसभा में आज कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर तत्काल चर्चा कराने की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही लगातार बाधित हुई और सदन की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद अंततः पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण शून्यकाल और प्रश्नकाल भी सुचारू रूप से नहीं चल सका। सुबह सदन में शून्यकाल शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए नोटिस दिए जाने का जिक्र किया और कहा कि केंद्र के 3 नए कृषि कानून किसानों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलनरत हैं। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि कांग्रेस सदस्यों दीपेंद्र हुड्डा, प्रताप सिंह बाजवा और राजीव सातव, राजद के मनोज झा और द्रमुक के टी शिवा की ओर से उन्हें किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए नोटिस 267 के तहत कार्य स्थगन नोटिस मिले हैं। इसके अलावा बसपा के अशोक सिद्धार्थ की ओर से एक नोटिस पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर चर्चा के लिए मिला है। उन्होंने कहा कि अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित कई मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होनी है और उस दौरान सदस्य किसानों के मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं। नियम 267 के तहत सदन का सामान्य कामकाज स्थगित कर किसी आवश्यक मुद्दे पर चर्चा की जाती है। सभापति ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर चर्चा से संबंधित नोटिस को वो पहले ही खारिज कर चुके हैं। अन्य सदस्यों के नोटिसों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बजट सत्र के पहले चरण में किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है, इसलिए उन्होंने इन नोटिसों को खारिज कर दिया है।
उन्होंने कहा कि सदन में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज के अलावा विनियोग विधेयक आदि पर भी चर्चा होनी है। इच्छुक सदस्य उन चर्चाओं में अपनी बात रख सकते हैं। हंगामे को देखते हुए उन्होंने करीब 11:15 बजे बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में हंगामा जारी रहा और कई विपक्षी सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। उन्होंने 12:05 पर बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही सदन ने माध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2021 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके बाद करीब 2:30 बजे सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। माध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2021 में भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की बात कही गई है। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मामलों में उनकी सरकार का सख्त रुख है और वो ईमानदारी से भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का केंद्र बनाना चाहती है। कानून मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार कानून के माध्यम से मध्यस्थता प्रक्रिया को मजबूत कर रही है। इससे पहले विधेयक पर चर्चा करते हुए विभिन्न दलों के सदस्यों ने मध्यस्थता प्रक्रिया को मजबूत बनाने की मांग की। विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा में भाजपा के महेश पोद्दार, बीजेपी के अमर पटनायक, वाईएसआर कांग्रेस के अयोध्या रामी रेड्डी और तेदेपा से के रविंद्र कुमार ने हिस्सा लिया। राकांपा की वंदना चव्हाण ने विधेयक में हुई चर्चा में भाग लेने से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसे समय जब किसान देश भर में आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उद्योगपतियों के हित में विधेयक ला रही है। विधेयक में संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने और भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की बात कही गई है। वर्तमान विधेयक कानून बनने के बाद 4 नवंबर 2020 को लागू माध्यस्थम और सुलह संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा। और अब कुछ अन्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,43,00,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके थे। इनमें से 71,30,098 स्वास्थ्य कर्मियों को पहला टीका और 38,90,257 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरे दौर का टीका लगाया गया। इसके अलावा 69,36,000 से अधिक अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को पहला टीका और 4,73,000 से अधिक कर्मियों को दूसरे दौर का टीका लगाया गया। इस बीच देश भर में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.96% है और पिछले 24 घंटों में 20,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का चौथा संस्करण इसी महीने में वर्चुअली आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी परीक्षाओं के बारे में स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बौद्धिक सत्र आयोजित करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण प्रक्रिया माईगॉव प्लेटफॉर्म पर शुरू हो गई है और ये रविवार तक चलेगी। कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों से परीक्षा के मानसिक तनाव से निपटने के उद्देश्य से संबंधित प्रश्न माईगॉव प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित हैं। संबंधित प्रश्नों का चयन कर इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। देश भर के लगभग 2,000 स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में से विजेता को चुना जाएगा और उन्हें आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले कल दिल्ली में खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में गुजरात का मुकाबला उत्तर प्रदेश से, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में कर्नाटक का सामना मुंबई से होगा। फाइनल मुकाबला 14 मार्च को खेला जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 254 अंक के उछाल से 51,280 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 76 अंक बढ़कर 15,175 पर जा पहुंचा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हरियाणा की भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत जीता। प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों से कहा, वर्ष भर चलने वाले 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में सक्रिय रूप से भाग लें। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कृषि कानूनों के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को रद्द न होने वाली आरक्षित कोष के रूप में मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने 14 राज्यों को 6,194 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 171 उम्मीदवारों की सूची जारी की। सहयोगी दल भाजपा 20 और पीएमके 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। देश भर में अब तक 2 करोड़ 43 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। और क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी के सेमीफाइनल में कल मुंबई का मुकाबला कर्नाटक से और गुजरात का उत्तर प्रदेश से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।